हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो संविधान के भाग 1 पर आधारित है, जिसमें भाग 1 से संबंधित जितने भी खंड उपखंड हैं उनको पढ़ने का प्रयास करते हैं। भारतीय संघ का तात्पर्य जो है वो आधुनिक राजनीतिक इकाई से है जो भारत के संपूर्ण क्षेत्र को कवर करती है। यह एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य है और क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का भारत जो है 7वां सबसे बड़ा देश है। 1947 में भारत के विभाजन के बाद भारतीय संघ का उदय हुआ या निर्माण हुआ और भारत के संविधान के भाग 1 के अनुच्छेदों से इसे संरक्षित किया गया। इसीलिए भाग 1 को ही भारतीय संघ और उसका राज्य क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अगर सीधे सीधे प्रश्न कर लिया जाए कि भारत के संविधान का भाग 1 किस बारे में है, तो हम कहेंगे कि यह भारत के विवरण के बारे में है, जैसे कि भारत क्या है, भारतीय संघ क्या है, नए राज्यों का गठन और अधिग्रहण की शक्ति किसके पास है इत्यादि। संविधान के इस भाग में कुल मिलाके 4 अनुच्छेद हैं। अगर बात की जाए कि भाग 1 में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है, तो इनकी संख्या 4 है। तो हम बारी बारी से देखते हैं इनके चारों अनुच्छेदों में क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं। तो है भारत का भाग 1 का पहला है संविधान का अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 के भी कुल 3 खंड हैं। अनुच्छेद 1 के भी कुल 3 खंड हैं। एक का खंड पहला जो है वो कहता है इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ होगा। इंडिया यानी भारत और राज्यों का संघ होगा। अब सवाल ये आ सकता है कि संविधान में भारत यानी इंडिया क्यों लिखा हुआ है, सिर्फ भारत क्यों नहीं लिखा हुआ है। इसका कह सकते हैं कि इसमें एक वैचारिक मतभेद है कि जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो संविधान के कुछ सदस्य जो परंपरावादी विचारधारा के थे वो ज़्यादा तवज्जो दे रहे थे कि देश का नाम भारत रखना चाहिए, क्योंकि ये नाम जो भारत नाम है वह हमारी समृद्ध परंपरा को रिप्रेजेंट करती थी। वहीं कुछ प्रोग्रेसिव विचारधारा के सदस्य जो देश का नाम इंडिया रखना चाहते थे, क्योंकि उन लोगों के हिसाब से ये नाम एक नए और आधुनिक भारत का प्रतीक था। संविधान सभा के एक सदस्य थे जिनका नाम था वी कामत देश का मुख्य नाम भारत रखे जाने के पक्षधर थे और इनके साथ ही एक और सदस्य थे जिनका नाम था सेठ गोविंद दास। ये भी संविधान सभा के सदस्य थे जिन्होंने वेदों और पुराणों का हवाला देते हुए इस बात को स्थापित करने की कोशिश की। हमेशा से यह देश भारत के नाम से ही जाना जाता रहा है। इन्होंने इंडिया डेट इज भारत के स्थान पर भारत नोन एज इंडिया इन फॉरेन कंट्री प्रयोग करने की सिफारिश की। भारत के नाम पर काफ़ी नोकझोंक हुई। आखिरकार वोटिंग के द्वारा निर्णय लिया गया और इस वोटिंग में उन लोगों के पक्ष में फैसला गया जो इंडिया के पक्ष में है और इसलिए अनुच्छेद 1 में इंडिया यानी भारत लिखा हुआ है। लेकिन साथ में ध्यान ये भी रखना है कि संविधान में हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग बिल्कुल नहीं हुआ है। अब आते हैं राज्यों के संघ का मतलब क्या है। राज्यों के संघ का क्या मतलब है? संघ को सबसे आसान भाषा में समझना हो तो हम यह कह सकते हैं कि एक ऐसी व्यवस्था जहां 2 स्तरों पर सरकार हो और दोनों के मध्य शक्तियों का विभाजन हो। एक ऐसी व्यवस्था जहां 2 स्तरों पर सरकार हो, जैसे केंद्र और राज्य, लेकिन दोनों के मध्य शक्तियों का विभाजन हो। इस हिसाब से देखें तो भारत एक संघ है, पर यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भारत की संघीय व्यवस्था अमेरिका की संघीय व्यवस्था से थोड़ा अलग है, क्योंकि अनुच्छेद 1 जो है वो भारत को यूनियन के रूप में वर्णित करता है, जबकि इसकी संवैधानिक प्रकृति जो है वो फेडरल की है। अब सोचना ये चाहिए कि यूनियन और फेडरल में अंतर क्या है। इसी अंतर को
यूनियन और फेडरल, इसमें अंतर क्या है, इसको समझाया था संविधान सभा में भीमराव अंबेडकर ने इसके बारे में दो बातें कही थी। भीमराव अंबेडकर ने इसके बारे में दो बातें कही। पहली बात इन्होंने क्या कही कि भारत का जो संघ है, भारत का संघ राज्यों के किसी समझौते का परिणाम नहीं है, कि भारत का जो संघ है वो किसी समझौते का परिणाम नहीं है। इसका मतलब यह है कि राज्यों ने मिलकर भारत नहीं बनाया है, बल्कि भारत तो पहले से था और राज्य उसमें शामिल हुए हैं। इसलिए भारत को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया नहीं कहते हैं भारत को, जबकि अमेरिका को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहते हैं। अब दूसरा जो कारण भीमराव अंबेडकर ने अंतर बताया था फेडरेशन और यूनियन में, कि भारतीय राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, कि भारत का जो संघ है वो राज्य उससे अलग नहीं हो सकता। मतलब भारतीय राज्यों को भारतीय संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। मतलब कोई भी राज्य कितना भी अलग होने की कोशिश करे, भारत का संविधान उन्हें अलग होने की अनुमति नहीं देता, जबकि अमेरिकी संघ के राज्य चाहे तो ऐसा कर सकते हैं। कुल मिलाकर प्रशासन की दृष्टि से कह सकते हैं, प्रशासन की सुविधा के लिए देश को अलग अलग राज्यों में बांटा गया, लेकिन कोई भी राज्य अपने आप को संघ से अलग नहीं कर सकता। चूंकि कोई भी राज्य खुद को भारतीय संघ से अलग नहीं कर सकता है, इसलिए यह यूनियन है। दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें तो कह सकते हैं कि भारतीय संघ है वह अपनी अविनाशी प्रकृति के कारण ही यूनियन है, और हिंदी में दोनों के लिए संघ शब्द का ही इस्तेमाल किया जाता है, चाहे फेडरेशन हो और चाहे यूनियन हो। अब अगर अनुच्छेद 1 के दूसरे खंड की बात करें, अगर पहले खंड में जो यही दिया गया है, अगर अनुच्छेद 1 के दूसरे खंड की बात करें तो उसमें क्या दिया गया है, ये आपको समझना है। अनुच्छेद 1 के दूसरा खंड कहता है कि राज्य उनके राज्य क्षेत्र वह होंगे जो अनुसूची 1 में वर्णित है। राज्य व राज्य क्षेत्र वही होंगे जो अनुसूची 1 में, अनुसूची 1 में वर्णित है। अनुसूची 1 में वर्णित हैं, उन्हीं राज्य क्षेत्रों की बात की जाएगी। जितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं, दरअसल वही भारत है। यह अनुच्छेद 1 में ही नहीं बल्कि अनुसूची 1 में भी वर्णित है। अगर तीसरे खंड की बात की जाए, तो तीसरा खंड यह कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में सभी राज्यों के क्षेत्र और केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं ही, लेकिन वह क्षेत्र भी भारत का हिस्सा बन जाएंगे जिसे भारत सरकार किसी भी समय अधिग्रहित करे। इसके कहने का तात्पर्य यह है कि अनुच्छेद 1 का तीसरा खंड यह कहता है कि भारत का राज्य क्षेत्र जितने 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर तो बना ही है, लेकिन वह क्षेत्र भी भारत का हिस्सा बन जाएंगे जिसे भारत सरकार कभी भी किसी भी समय उन क्षेत्रों को भारत में अधिग्रहित कर ले तो वो भारत के हिस्सा बन जाएंगे। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो जैसा कि भारत आज दिख रहा है वैसा भविष्य में दिखाई दे ये जरूरी नहीं है। अगर भारत सरकार किसी नई जमीन को अधिग्रहित करती है तो वो भी भारत का हिस्सा बन जाएगी और भारत का नक्शा उसी के हिसाब से परिवर्तित हो जाएगा। उदाहरण के लिए आप गोवा को ले सकते हैं कि जिसे कि भारत सरकार द्वारा मिलिट्री ऑपरेशन विजय के तहत अधिग्रहित किया गया था और बाद में इसे भारतीय संघ में शामिल किया गया था। अब
अगला जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 2। अगला जो अनुच्छेद है वो है 2। अनुच्छेद 2 कहता है नए राज्यों का प्रवेश। नए राज्यों का प्रवेश। अनुच्छेद 2 कहता है नए राज्यों का प्रवेश। अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि संसद विधि द्वारा ऐसी शर्तों पर जो संसद ठीक समझे संघ में नए राज्यों के प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकती है। इसका अर्थ, इसमें 2 अर्थ हैं कि पहला कि संसद को यह शक्ति दी गई है कि नए राज्यों को भारतीय संघ में प्रवेश दे सकती है, लेकिन इस शक्ति के तहत उसी राज्य को प्रवेश कराया जा सकता है जो पहले से अस्तित्व में है। मतलब कि जो मुख्य बातें हैं कि पहले की संसद को ही यह शक्ति दी गई है कि नए राज्यों को भारत के संघ में प्रवेश देने की शक्ति जो है वो संसद के पास है, और इस शक्ति के तहत उसी राज्य को भारत में प्रवेश कराया जा सकता है जो पहले से अस्तित्व में है। दूसरा है, संसद नए राज्यों का गठन कर सकती है, लेकिन उस शक्ति के तहत उस राज्य को भारत में प्रवेश कराया जा सकता है जो पहले से अस्तित्व में नहीं है। उदाहरण के लिए हम सिक्किम को ले सकते हैं कि भारत संघ का हिस्सा नहीं था, लेकिन 1975 में भारतीय संघ में इसे प्रवेश कराया गया था। भारतीय संघ में इसे प्रवेश कराया गया। कुल मिला के कहें कि अनुच्छेद 2 उन राज्यों के प्रवेश और गठन से संबंधित हैं जो भारत संघ का हिस्सा नहीं है। अगर टेक्निकली देखा जाए तो संघ में केवल राज्य आते हैं और क्षेत्र में राज्य, संघ में केवल राज्य आते हैं और क्षेत्र में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भी आते हैं। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो किसी केंद्र शासित प्रदेश को अगर भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनाया जाए तो यह अनुच्छेद 2 के तहत भी हो सकता है। अगला है अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 है नए राज्यों का निर्माण क्षेत्र सीमा में परिवर्तन। यह है अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 में कह सकते हैं कुल 5 बातें कही गई हैं। पहली है 2 या 2 से अधिक राज्यों को 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर एक राज्य बनाना। दूसरा है किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ाना। किसी राज्य के क्षेत्र को घटाना। किसी राज्य के सीमा में परिवर्तन। और 5वां है किसी राज्य के नाम में परिवर्तन। ये कुल 5 बातें जो हैं वो अनुच्छेद 3 में कही गई हैं। यहां पर ये याद रखने की चीज ये है कि यह अनुच्छेद मतलब अनुच्छेद 3 भारत के आंतरिक भाग पर काम करता है, यानी कि अनुसूची 1 में जितने भी राज्य केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन है ये उस पर काम करता है। कुल मिला के ये कहें कि अनुच्छेद 3 को अगर एक लाइन में कहा जाए तो संसद अपने अनुसार भारत के राजनीतिक मानचित्र का पुनः निर्धारण कर सकती है, जैसे कि 2014 में तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से काटकर एक नया राज्य बनाया गया था। लेकिन ये काम संसद अपने मन से नहीं कर सकती है, बल्कि इस तरह के परिवर्तन से संबंधित अध्यादेश को संसद में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की मंजूरी लेनी पड़ती है और राष्ट्रपति उस अध्यादेश को संबंधित राज्य के विधानमंडल में भेजता है ताकि उन लोगों का इस बारे में क्या कहना है ये जाना जा सके। अगर मान लीजिए कि जिस राज्य में परिवर्तन होना है
उस राज्य की विधानमंडल ने उसको स्वीकृत नहीं दे तो क्या होगा? तो इस कह सकते हैं कि इससे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि प्रावधान ये साफ साफ कहता है कि संसद उस राज्य के मत के मानने के लिए बाध्य नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर संसद ने सोच लिया है किसी राज्य का नक्शा बदल देना है तो वो आसानी से कर सकता है। यहाँ पर याद रखिए कि इसका तीसरा प्रावधान जो कहता है कि संसद किसी राज्य क्षेत्र को घटा सकती है, इसको लेकर काफ़ी विवाद हुआ था और इस विवाद का जो नाम है उसे वेरुवाड़ी वाद कहते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 जो है वो भारत संघ के भीतर नए राज्यों के प्रवेश स्थापना से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 3 जो है वो भारत संघ के नए राज्यों का निर्माण मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन से संबंधित है। कहने का अर्थ है कि अनुच्छेद 2 के तहत भौगोलिक विस्तार हो सकता है और अनुच्छेद 2 जो है भारतीय संघ के नए राज्यों के प्रवेश की अनुमति देता है, जबकि अनुच्छेद 3 भारत संघ के भीतर नए राज्यों के गठन, मौजूदा राज्यों की सीमाएं, क्षेत्रों या नामों में परिवर्तन की अनुमति देता है। अब आते हैं अनुच्छेद 4 पर। अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 में क्या कहा जाता है कि अनुच्छेद 2 और 3, अनुच्छेद 4 कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3, अनुच्छेद 2 और 3 के परिवर्तनों को लागू करना। अगर इसको अन्य भाषा में कहें या सरल भाषा में कहें कि अनुच्छेद 2 और 3 में किया जाने वाला संशोधन नहीं माना जाता है। इन परिवर्तनों को, अनुच्छेद 2 और 3 में परिवर्तनों को संविधान में जोड़ने की इस पूरी प्रक्रिया को संविधान के संशोधनों के अनुसार संसद के साधारण बहुमत के द्वारा पारित किया जाना होता है, क्योंकि अनुच्छेद 368 यहाँ लागू नहीं होता है। सबसे आसान भाषा में कहें कि अनुच्छेद 4 बस इतना कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत जो भी परिवर्तन किए जाएंगे वो सभी संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माने जाएंगे। यहाँ पर 2 चीज़ें आती हैं कि पहली की अनुच्छेद 2 और 3 के तहत परिवर्तन की बात कही गई है और दूसरी बात अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 1 जो है वह सिर्फ भारत के विवरण के बारे में है और उसकी मदद से किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इसलिए सिर्फ अनुच्छेद और 2 और 3 ही हैं जिसकी मदद से भारत के नक्शे में परिवर्तन लाया जा सकता है। दूसरी बात, अनुच्छेद 368 संविधान के संशोधन के लिए है कि अगर अनुच्छेद 368 के तहत किसी प्रकार का संशोधन किया जाता है तो उसमें विशेष बहुमत की जरूरत पड़ती है। कुल मिला के यह अनुच्छेद पहली अनुसूची यानी भारत संघ के राज्यों के नाम और चौथी अनुसूची यानी प्रत्येक राज्य के लिए राज्यसभा में आवंटित सीटों की संख्या में परिणामी बदलाव की अनुमति देता है, लेकिन इन बदलावों को संविधान संशोधन नहीं माना जाता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, संविधान का भाग 1।